गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन जो है उसका हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है पढ़ चुके हैं और जीन उत्परिवर्तन के आणविक आधार के अंदर आज हम जो है पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें देखिए भौतिक उत्परिवर्तन की बात करें क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने जो है हमने ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और जो है उस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के भी दो प्रकार, विलोपन उत्परिवर्तन और निवेशन का जो है उत्परिवर्तन ये पढ़ चुके हैं। साथ ही फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की उत्पत्ति की जो क्रियाविधि है अर्थात मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। और फिर हमारा टॉपिक था लास्ट उत्परिवर्तन या म्यूटाजेंस, जिनके दो प्रकार के बारे में हमने भौतिक उत्परिवर्तन और रासायनिक उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। अब इनको हम विस्तार से इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं। देखिए, भौतिक उत्परिवर्तन की बात करें, फिजिकल म्यूटाजेंस, देखिए H.J. मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1927 में सर्वप्रथम मक्खियों में एक्स किरणों के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन को प्रेरित किया। इसी प्रकार सन 1928 में L.J. स्टेडलर नामक वैज्ञानिक ने भी जौ और मक्का में एक्स रे या एक्स किरणों से उत्परिवर्तन को प्रेरित किया। विभिन्न प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन उत्परिवर्तन प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें हम भौतिक उत्परिवर्तन यानी फिजिकल म्यूटेजेंस कहते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स किरणें, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें या कण रूप में जो किरणें होती हैं जो कि रेडियो आइसोटोप्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बन 14, कार्बन 14, हाइड्रोजन H3, एस सल्फर 35, S35, कोबाल्ट 60 आदि के जो विघटन होने से उत्पन्न जो उत्परिवर्तन होते हैं वो भी उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। भौतिक उत्परिवर्तनों को उत्पन्न करने वाले विकिरणों को हम मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं, आयननकारी विकिरण, आयनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरा अआयनकारी विकिरण, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। पहला आयनीकारी विकिरण, आयनाइजिंग रेडिएशन में बात करें, वे विकिरण जो मार्ग में उपस्थित परमाणुओं का आयनीकरण कर दे उन्हें आयनीकारी विकिरण या आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनके द्वारा बीजों में उत्परिवर्तन प्रेरित किए जाते हैं। आयनीकारी विकिरण दो प्रकार के पाए जाते हैं, प्रथम कणवत और दूसरे अकणवत विकिरण। कणवत जो विकिरण होते हैं वो उच्च परमाणुवीय ऊर्जा वाले कण होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव जो है विघटन से उत्पन्न होते हैं, जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें और तीव्र न्यूट्रॉन्स व ऊष्मीय या धीमे न्यूट्रॉन्स। अकणवत विकिरण उच्च ऊर्जा विकिरण होते हैं, जैसे एक्स किरणें व गामा किरणें। दूसरा अआयनकारी विकिरण, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में देखिए अआयनकारी विकिरण की भेदन क्षमता आयनकारी विकिरणों से कम होती है, बहुत कम होती है। ये पराबैंगनी किरणें या पारद यानी कि पारा या द्वीप से उत्पन्न किए जाते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य 100 से 3900 एंगस्ट्रॉम तक होता है तथा ये विशेष डीएनए में उपस्थित प्यूरिन्स व पेरिमिडिन्स द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये विकिरण सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स में उत्परिवर्तन प्रेरित करने में अधिक सहायक होते हैं। पराबैंगनी किरणों की उत्परिवर्तन क्रिया का डीएनए पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। दो प्रकार से होता है, पहला पायरिमिडीन डाइमर्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन डाइमर्स, और दूसरा पायरिमिडीन हाइड्रेट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन हाइड्रेट्स। इन दोनों के कारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पुनरावृत्ति को उत्प्रेरित करने में असमर्थ होता है। पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग प्रायः उस सामग्री को उपचारित करने के लिए किया जाता है जिसमें केंद्रक कोशिका सतह से बहुत दूर स्थित नहीं होती है, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता कम होती है। पराबैंगनी किरणों द्वारा परागकणों के केंद्रकों में आसानी से उत्परिवर्तन किया जा सकता है। प्रोकैरियोट्स में भी इनके द्वारा आसानी से उत्परिवर्तन उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए, डायग्राम में थाइमीन डाइमर्स का निर्माण बताया गया है और अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से देखिए साइटोसिन जो नाइट्रोजनी क्षारक है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें और जल की उपस्थिति में
साइटोसिन का हाइड्रेट बनता है। साथ ही देखिए थाइमीन है, दो थाइमीन नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलकर अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में थाइमीन डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। भौतिक विकिरणों का प्रभाव प्राथमिक रूप से आयनीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। विकिरणों के आनुवांशिकी प्रभाव डीएनए अणु की संरचना में परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होते हैं। परिवर्तन निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, एक क्षार में परिवर्तन, चेंज इन ए बेस। दूसरा, एक क्षार का नुकसान, लॉस इन ऑफ ए बेस। तीसरा, डीएनए के पूरक रज्जुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधों का टूटना। और तीसरा, एकल या द्विक डीएनए रज्जु में अवरोध। और पांचवा है गुणसीय प्रोटीन्स में संकरण संलग्नता। विकिरण उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक फैक्टर्स स्टिमुलेटिंग रेडिएशन म्यूटेशंस। विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित करने की क्षमता कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यह प्रमुख है। पहला, कोशिका विभाजन की अवस्था। दूसरा, ऑक्सीजन की सांद्रता। तीसरा, तापक्रम। चौथा, पादप व जंतु प्रजातियां। पांचवा, बीज की आर्द्रता। छठा, परिमाण। और सातवां, केंद्र की स्थिति। सामान्य भौतिक उत्परिवर्तन की बात करें, पहला भौतिक उत्परिवर्तन आयनीकारी विकिरण, और दो भागों में बांट दिया हमने इसको भी, कणवत विकिरण और अकणवत विकिरण। और दूसरा अआयनीकारी विकिरण। और उत्परिवर्तन कौन कौन है इसके, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, तीव्र न्यूट्रॉन्स, ऊष्मीय न्यूट्रॉन्स, एक्स किरणें, गामा किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें। दूसरी जो है सामान्य रासायनिक उत्परिवर्तन जो कौन कौन से हैं, जिसमें रासायनिक उत्परिवर्तन की बात करें, पहला क्षार अनुरूपें, दूसरा एल्किलर कारक, तीसरा एक्रिडीन रंजक, चौथा विअमीनीकरण कारक और पांचवा अन्य रासायनिक उत्परिवर्तन। इसमें क्षार अनुरूप या क्षार एनालॉग्स के अंदर देखिए 5 ब्रोमोयूरेसिल 2 एमिनोप्यूरिन। एल्किलन कारक के अंदर मस्टर्ड गैस, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइल मेथेन सल्फोनेट, मेथिल मेथेन सल्फोनेट और एथिल एथेन सल्फोनेट। एक्रिडीन रंजक में एक्रोफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन, ऑरेंज, इथिडियम क्रोमाइड। विअमीनीकरण कारक में नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोक्सिलेमीन और सोडियम एजाइड। और अन्य रासायनिक उत्परिवर्तन में डीएनए अनुक्रमों की बात आ जाएगी। दूसरा, रासायनिक उत्परिवर्तन की बात करें, केमिकल म्यूटेशंस। देखिए विकिरणों के अलावा दूसरे प्रकार के उत्परिवर्तन रासायनिक पदार्थ हैं। उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए कई रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश महिला वैज्ञानिक सी आयरबैक ने सर्वप्रथम बताया कि रसायनों द्वारा भी उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। उन्होंने उत्परिवर्तनों को प्रेरित करने के लिए मस्टर्ड गैस, इथाइल यूरिथेन, फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड इत्यादि रसायनों का उपयोग किया। और पहला देखिए कौन कौन से रसायन है, क्षार अनुरूप बेस एनालॉग। क्षार अनुरूप उत्परिवर्तन जो है सामान्य डीएनए में पाए जाने वाले क्षारों के समान होते हैं। 5 ब्रोमोयूरेसिल, 5 क्लोरोयूरेसिल, 5 आयोडोयूरेसिल और 2 एमिनोप्यूरिन एवं 2,6 डाई एमिनोप्यूरिन आदि। ये पदार्थ सामान्यतः एडिनिन के साथ युग्मन करते हैं तथा नए बने डीएनए रज्जु में थाइमीन की जगह ले लेते हैं। ये ड्यूटोमेरिक विस्थापन ये टोटोमेरिक शिफ्ट या टोटोमेरिक विस्थापन द्वारा भी अन्य क्षारों से युग्मन करने में सक्षम होते हैं। देखिए आप देखिए ये शर्करा है, 5 ब्रोमोयूरेसिल, टोटोमेरिक विस्थापन आप देख रहे हैं थाइमीन से हो रहा है। टोटोमेरिक विस्थापन में 5 ब्रोमोयूरेसिल है, वो एडिनिन से विस्थापन कर रहा है। चित्र में वलय नाइट्रोजन से कीटो ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के कारण थाइमीन 5,5 ब्रोमोयूरेसिल के दुर्लभ इनोल प्रकारों का उत्पन्न होगा। ये इनोल एडिनिन के स्थान पर किससे, गुआनिन से युग्मन करेंगे। एल्किलन कारक, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, कई रसायन अभिक्रियाशील एल्केल जैसे मेथिल CH3 और एथिल CH2 डीएनए क्षारों तथा फॉस्फेट वर्गों को प्रतिस्थापित रिप्लेस कर देते हैं। इन पदार्थों को हम एल्किलन कारक की वह क्रिया को एल्किलीकरण कहते हैं। एल्किलन कारक उत्परिवर्तन जो कि क्षार संरचना में परिवर्तन करते हैं। ये देखो मूल क्षार है, एल्किलन कारक की बात कर रहे हैं।
एथेन, मेथेन सल्फोनेट, ग्वानिन, मूल सार, रूपांतरित सार देख रहे हैं आप, युग्मन प्रतिरूप भी आप देख रहे हैं। इसी प्रकार थाइमीन का जो है ग्वानिन में हो रहा है परिवर्तन। एल्किलीकरण क्रिया के द्वारा एल्केल मूलक डीएनए के एक अणु से हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता है। एल्किलन कारक जैसे मस्टर्ड गैस, एपोक्सीडेस, डाईमिथाइल व डाई एथिल सल्फोनेट, मेथिल व एथिल मेथेन सल्फोनेट, एन मेथिल, एन नाइट्रो, एन नाइट्रोसो ग्वेनिडीन आदि विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक प्रभावों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए संक्रमण यानी ट्रांजिशन, क्षार युग्मों का प्रतिस्थापन जिसमें प्यूरिन का प्रतिस्थापन एक दूसरी प्यूरिन से तथा पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन एक दूसरे पिरिमिडिन से होता है। ट्रांसवर्जन, जिन परिवर्तनों में प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन आ जाते हैं। क्षार का संकलन, एडिशन या विलोपन तथा गुणसूत्रीय पुनः व्यवस्था, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट आदि। एन मेथिल, एन नाइट्रोसोमेनिडीन बहुत ही शक्तिशाली उत्परिवर्जन है। ये कई निकटीय संलग्न उत्परिवर्जनों को प्रेरित भी करता है। विअमीनीकरण कारक, डीएमिनेशन एजेंट, नाइट्रस अम्ल एक शक्तिशाली उत्परिवर्जन है। यह प्रतिकृत व अप्रतिकृत दोनों डीएनए पर क्रिया करता है तो क्षारों को ऑक्सीकृत कर इनमें से NH2 ग्रुप को हटाता है। यह साइटोसिन 6NH2 का हटना, छठे कार्बन परमाणु से NH2 ग्रुप हट जाता है इसमें। एडिनिसिन 6NH2 छठे कार्बन परमाणु से NH2 ग्रुप हट जाता है। और गुआनिन 2NH2 को हटाना, दूसरे कार्बन परमाणु से NH2 ग्रुप को हटाता है। का ऑक्सीकरण व विअमीनीकरण करता है और इनके एमिनो वर्ग NH2 ग्रुप कीटो वर्ग द्वारा C डबल बॉन्ड O कीटो वर्ग द्वारा हटाया जाता है। इससे क्रमशः यूरासिल, हाइड्रोजैंथीन व जैंथीन का उत्पादन होता है। नाइट्रस अम्ल उत्परिवर्जन द्वारा क्षार संरचना में परिवर्तन। नाइट्रस अम्ल जो है साइटोसिन को जो है रूपांतरित करके यूरासिल में बदल रहा है और यूरासिल जो है वो एडेनिन से युग्मन कर रहा है। इसी प्रकार एडेनिन है, एडेनिन को नाइट्रस अम्ल जो है हाइपोजेंथीन में परिवर्तित करता है और हाइपोजेंथीन साइटोसिन से युग्मन करता है। एक्रिडीन रंजक, एक्रिडीन डाइज, एक्रिडीन रंजक भी उत्परिवर्तन के समान कार्य करते हैं। ये प्रमुख हैं 5 एमिनो एक्रिडीन, प्रोफ्लेविन, एक्रोफ्लेविन आदि। ये रंजक दो प्यूरिन्स के मध्य में अंतर्विष्ट या इंटरकैलेट हो जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप उनके मध्य की दूरी 3.0 एंगस्ट्रोम से बढ़कर 6.8 एंगस्ट्रोम हो जाती है। अतः डीएनए पुनरावृत्ति के समय एक क्षार का संकलन, एडिशन या एक क्षार का विलोपन हो जाता है। अंतर्विष्ट डीएनए द्विरज्जु की दृढ़ता को बढ़ा देता है, साथ ही इसके विन्यास को भी शुद्ध कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अन्य रासायनिक उत्परिवर्जन, अदर केमिकल म्यूटाजेंस, अन्य रसायन भी उत्परिवर्जन या म्यूटाजेंस का कार्य करते हैं जिनमें प्रमुख है हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ये साइटोसिन के एमिनो समूह का हाइड्रोस्काइलेशन द्वारा CC यानी कि साइटोसिन को एडेनिन थाइमिन संक्रमण प्रेरित कर देता है और हाइड्रोक्सिलेन मिनोसाइटोसिन उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्सिले मिनोसाइटोसिन गुआनिन के स्थान पर एडेनिन से युग्मन करता है। आजकल पॉली डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्थानांतरणशील होता है। और देखिए अब आगे की जो सारणी है उसमें भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तनों में अंतर दिया हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ध्यानपूर्वक समझें। पहला, कायिक परिवर्तित फसलों में ज़्यादा भौतिक उत्परिवर्तन है। कायिक परिवर्तित जो फसलें होती हैं, कायिक विधि से जिन फसलों को पैदा किया जाता है उनमें ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं, जबकि बीज प्रवर्तित जो फसलें होती हैं, जो बीज से उत्पन्न होने वाली फसलें होती हैं, बीज से बनने वाली जो फसलें होती हैं उनमें रासायनिक उत्परिवर्तन ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। दूसरा, भौतिक उत्परिवर्तन की बात करें, गुणसूत्रीय टूट या यादृच्छिक वितरण होता है, जबकि रासायनिक उत्परिवर्तन में गुणसूत्रीय टूट स्थानीय रूप से होती है। तीसरा, भौतिक उत्परिवर्तन में उत्तक अंतर्वेशन गहरा करते हैं, जबकि उत्तक रासायनिक उत्परिवर्तन में अंतर्वेशन जो है सीमित मात्रा में ही कर पाते हैं। चौथा, भौतिक उत्परिवर्तन में प्रभाव अतिशीघ्र प्रकट हो जाते हैं, जबकि रासायनिक उत्परिवर्तन के प्रभाव थोड़े से धीमे प्रकट होते हैं। पांचवा, गुणसूत्रीय टूट कम व पुनर्योजन अधिक होती है। इसमें भौतिक उत्परिवर्तन में गुणसूत्रीय टूट कम होती है और पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन अधिक होता है, जबकि रासायनिक उत्परिवर्तन में गुणसूत्रीय टूट तो अधिक होती है जबकि पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कम होता है।
भौतिक उत्परिवर्तन का छठा देखिए, ये दीर्घ व स्थायी होते हैं भौतिक उत्परिवर्तन, और इनका उपचार सरल होता है। रासायनिक उत्परिवर्तन ये भी दीर्घ और स्थायी होते हैं, लेकिन इनका उपचार कठिन होता है और कई मामलों में तो असंभव होता है। सातवां, यंत्रों व प्रयोगशालाओं के कारण ये महंगे होते हैं भौतिक उत्परिवर्तन, जबकि रासायनिक उत्परिवर्तन ये कम महंगे होते हैं, भौतिक उत्परिवर्तनों की तुलना में कम महंगे होते हैं। उत्परिवर्तन की बात करें, मूल क्षार साइटोसिन है, एडेनिन में परिवर्तित हो गया, ये हम पहले भी देख चुके हैं। थैंक यू।